नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम, लेते हैं एक एक करके सभी सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है प्रेम रावत ने। प्रेम ने पूछा है कि उन्होंने 2 साल से एक्सिस मिड कैप फंड में एसआईपी शुरू की हुई है और क्या उन्हें इसे कंटिन्यू करना चाहिए या बदलाव करना चाहिए। तो रावत जी, सवाल बहुत ही सिंपल है और मेरा जवाब यह है कि आपको इस स्कीम में एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए क्योंकि स्कीम वेल डाइवर्सिफाइड है। 65 स्टॉक्स हैं इस स्कीम के पोर्टफोलियो में और साथ ही आपने देखा होगा कि परफॉर्मेंस भी इसकी अब काफ़ी इम्प्रूव होने लगी है और इस स्कीम में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। श्रेयस तेवलकर जी तो पहले से इस फंड को मैनेज करते ही हैं। अब मिस्टर नितिन अरोड़ा ये भी इस फंड को ज्वाइंटली मैनेज कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में फंड की परफॉर्मेंस और भी बेहतर होगी, तो आप बिल्कुल इस स्कीम में बने रह सकते हैं। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अशोक तरलकर जी ने। अशोक जी का सवाल यह है कि उन्हें SWP करनी है और वो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपीज़ 2 स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना अमाउंट उन्हें यहाँ से पर मंथ विड्रॉ करना चाहिए, कितने अमाउंट की SWP करनी चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, तो होगा ये, यदि आप बड़ा अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बल्कि जो प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया है वो भी धीरे धीरे विड्रॉ होता रहेगा। तो बेहतर है कि आप छोटा अमाउंट विड्रॉ करें। तो यदि आप 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहली सलाह तो यह है कि आपको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड हाइब्रिड फंड की कैटेगरी है जहां पर इन्वेस्टमेंट इक्विटी और डेट दोनों ही एसेट क्लासेस में होता है, तो थोड़ी ग्रोथ थोड़ी स्टेबिलिटी दोनों मिल सके। अब यहां से आप 0.50% के रेट से विड्रॉ कीजिए, यानी कि 10 लाख रुपए यदि आपने इन्वेस्ट किए हैं तो आप 5,000 रुपीज़ पर मंथ वहां से विड्रॉ कीजिए। तो दोनों स्कीम से 5,000 रुपीज़। और यदि आप कैश फ्लो मैनेज करने के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत है, तो ऐसे में 6,000 रुपीज़ कर लीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा विड्रॉ करेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा और ऐसा नहीं है कि स्कीम आपको सालाना 6% का रिटर्न देगी। रिटर्न्स इससे बेहतर होंगे ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आप छोटी रकम विड्रॉ कीजिए। समय के साथ जब आपका प्रिंसिपल एप्रिसिएट हो जाएगा तब आप विड्रॉल की जो राशि है उसे बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है मिश्रा अभी ने। और मिश्रा जी ने पहले तो कहा है कि योर वीडियोज़ आर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, यू मेक योर टॉपिक सिंपलर फॉर बैक बेंचर्स लाइक अस। सो मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा है कि बैक बेंचर्स, तो मैं आपको हमारे बहुत ही प्रिय एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री मिस्टर अब्दुल कलाम जी का एक कोट मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। तो यानी कि बैक बेंचर्स जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकते हैं। अब आते हैं आपके सवाल पर। आपने कहा है कि आपको 20-25 लाख रुपए मिले हैं फैमिली सेटलमेंट के रूप में, यानी कि प्रॉपर्टी सेल हुई है और उसमें से आपको 20-25 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो क्या आपको दूसरी प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए या फिर STP के जरिए इन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरी पर्सनल राय तो यह है कि आपको बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिल सकते हैं। हो सकता है कि यदि आप कोई प्लॉट ऑफ लैंड लें तो आपको वहाँ पर अच्छे रिटर्न मिल जाएं लॉन्ग टर्म में। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में तो खैर जो रेंटल यील्ड है हमारे पूरे देश में वो करीब 2.50% के आसपास है और उसमें से भी मेंटेनेंस वगैरह निकाल दें तो कुछ ज़्यादा कमाई होती नहीं है। लेकिन हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अप्रिसिएशन होता है उससे थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं, बट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है।
अक्सर देखा जाता है कि प्रॉपर्टी के मामले में लोग बहुत लॉन्ग टर्म में देख रहे होते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे जो बढ़कर 50 लाख हो गए, पर कितने साल में? अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो ये बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। हाँ, प्लॉट ऑफ लैंड, अगर प्लॉट बाई करते हैं और वो जगह अच्छी निकल गई, वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, तो कई बार यहाँ पर एप्रिसिएशन के चांसेस होते हैं। बट मैं फिर भी कहूँगा कि उसको भी अवॉइड किया जा सकता है। वजह यह है, एक तो प्लॉट की देखभाल करना, क्योंकि हमारे देश में एनक्रोचमेंट बहुत होते हैं। दूसरी बात यह है कि लिक्विडिटी, जब बेचने को जाते हैं, यदि कभी ज़रूरत पड़े पैसे की, तो रियल एस्टेट को बेचना इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी समय लग जाता है, या फिर आपको बहुत कम दाम पर वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, तभी ये मुमकिन हो पाता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पर्सनली ये मानता हूँ कि प्रॉपर्टी के मुकाबले यदि अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए, तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो दोनों एसेट क्लासेस की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट आपने क्योंकि मेरी राय मांगी है तो मैं कहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पर आपका फ़ायदा ज़्यादा होने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है श्वेता जैन ने। श्वेता जी का सवाल आदित्य बिरला सन लाइफ ESG फंड को लेकर है और जानना चाहती हैं कि 2021 में इन्वेस्ट किया था 50 लाख रुपए और रिटर्न्स 8% यानी लॉस है, यहाँ पर 8% का लॉस है उनके पोर्टफोलियो में, तो क्या करना चाहिए? श्वेता जी, ये जो ESG कैटेगरी है, बेसिकली ये एक थीमेटिक फंड्स की कैटेगरी है, यानी कि एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो थीम के हिसाब से बात करें तो डेफिनेटली अच्छी थीम है, लेकिन थीमेटिक फंड्स में एक तो ये देखा जाता है कि क्योंकि जो थीम आप यहाँ पर लेकर चलते हैं या जो सेक्टर्स आप पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, यानी कि फंड मैनेजर्स, कई बार वो सेक्टर्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। दूसरी बात, 2021 में आपने बाई किया और हम देखें तो 2021 का तो पूरा साल ऐसा गया कि जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स या परफॉर्मेंस नहीं देखी गई। हाँ, 2022 अच्छा चल रहा है और वहाँ पर यदि हम कंपेयर करें इस फंड की परफॉर्मेंस को इसी कैटेगरी के दूसरे फंड्स के साथ, तो डेफिनेटली थोड़ी निराशा हाथ लगती है। मेरा सुझाव ये है कि आप इस फंड से निकलकर इसके बजाय यदि आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की ही बात करें तो मल्टी कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतर चॉइस होगी। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है SK सिंह ने, और सिंह साहब का सवाल ये है कि उन्होंने SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में 2000 रुपीज़ पर मंथ की SIP की हुई है, साथ ही SBI कॉन्ट्रा फंड में 1000 रुपीज़, उसके साथ SBI स्मॉल कैप में 1000 रुपीज़ और गोल है 10 ईयर्स का। क्या मेरे फंड सही हैं? देखिए, पहली बात, फंड्स तो सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी किया हुआ है और स्मॉल कैप में भी किया हुआ है। हालांकि नज़रिया आपका 10 साल का है, पर स्मॉल कैप में आपका 1000 रुपीज़ हैं, तो ठीक है। बट एक मेरी राय ये है कि एक ही फंड हाउसेस की मल्टीपल स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय यदि अलग अलग फंड हाउसेस की स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जाए तो मेरे हिसाब से वो बेहतर रहता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं कहूँगा कि आप इन फंड्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि आगे आपको कोई फंड ऐड करना हो तो उस केस में आप दूसरे फंड हाउस की स्कीम चुनें। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ सवालों के उत्तर देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको ठीक से समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।